ठीक है, तो लास्ट टाइम योलो किया था, योलो का याद नहीं है क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपसे भी पूछ रहा था? स्लाइडिंग विंडो को उसने कम नहीं किया था, एक तरह से ये कर दिया था कि हमने उसको कन्वोल्यूशनली इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, कि वो कन्वोल्यूशन के अंदर ही वो हैंडल हो जाए बजाय इसके कि हमें स्लाइड करनी पड़े। चलें जी, आज का स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। वो है जी, आज विल स्टार्ट विथ फेस रिकग्निशन। ठीक है, तो फेस रिकग्निशन क्या है? एक मैंने आपको बिल्कुल शुरू की क्लास में वो वीडियो भी दिखाई थी, है ना, फेस रिकग्निशन की, कुछ इस किस्म की, कि ये मैं आ रहा हूँ, ये हमाद, जावेद, वासिफ और कासिम जो हमारे रंजाइम के बंदे थे सारे, अब तो खैर मैं और वासिफ ही रह गए इसमें लेकिन हाँ नहीं, नजम अभी भी है। तो जावेद की माशाल्लाह पीएचडी होने वाली है आई गेस, और बाकी कासिम और हमाद डिफरेंट जगहों पे पहुँच गए। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द थिंग जो फेस रिकग्निशन का रही होती है, कि फेस रिकग्निशन में आप फेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसका है। ठीक है, इसको भी बेसिकली दो किस्म के प्रॉब्लम में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक है फेस वेरिफिकेशन और एक है फेस रिकग्निशन। फेस वेरिफिकेशन ये है कि जिसमें आपको लेट से कि कोई बंदा आया है दफ्तर और वो कह रहा है कि मैं फ़लाँ हूँ, तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये वाकई वही है। ठीक है, सो आपके पास एक इमेज है बंदे का और आपको पता है कि इस बंदे को इसी बंदे से, इसी इमेज से कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक 1-to-1 प्रॉब्लम है जिसमें इमेज भी गिवन है और बंदा भी हमें पता है। आपने किसी और से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये चेक करना है। जिस तरह हम वो थंब लगाते हैं या बाकी करते हैं, वो भी एक तरह की वेरिफिकेशन है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट चेक हो रहा होता है। इसमें आपका फेस चेक हो रहा है कि आप वही बंदे हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं या आप वो बंदे नहीं हैं, कोई फेक तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फेस वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। फेस रिकग्निशन प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास लेट से के बंदे हैं और आपने उनमें से गैस करना है कि इनमें से कौन सा। जिस तरह अभी जो पीछे वीडियो चल रही थी, ये काइंड ऑफ ये फेस वेरिफिकेशन का नहीं था, ये फेस रिकग्निशन का प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें इनफैक्ट इसमें फेस डिटेक्शन का एक अलग प्रॉब्लम पहले चला होगा, यानी कि क्योंकि लाइव वीडियो आ रही है, लाइव वीडियो के अंदर आपने पहले तो ढूंढना है कि बूथा है किधर। ठीक है, जहाँ पे आपका मुंह निकलेगा वहाँ से आप कहेंगे कि अच्छा इसको देखना है, ये कौन है। तो वो जब आइडेंटिफाई पता चल गया, फिर आपने उसको डिफरेंट लोगों से मैच करना है, जो कि इन दैट केस जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो लोग उनमें से कौन है। ठीक है, तो रिकग्निशन प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा हार्डर है एज़ कम्पेयर टू वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपको पता है कि मैंने इसी बंदे से कंपेयर करना है। रिकग्निशन में आपने ज़्यादा लोगों से कंपेयर करना हो सकता है। दूसरा, रिकग्निशन के अंदर आपकी एक्यूरेसी भी आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए हो सकती है, क्योंकि वेरिफिकेशन में लेट से आपने 99% अगर एक्यूरेसी रखी तो हो सकता है बड़ी अच्छी एक्यूरेसी हो। ठीक है, कि कभी कभार फेल होता है। लेकिन अगर फेस रिकग्निशन में आपकी 99% है और लेट से कि K100 हो, आपकी कंपनी के 100 एम्प्लॉयज़ हों, तो इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली अगर आपने वो 100 के 100 सुबह एंटर हो रहे हैं ना, तो एक ना एक गलत हो जाएगा, बिकॉज 99% एक्यूरेसी है। तो आप हो सकता है 99% एक्यूरेसी ना चाह रहे हो, बल्कि हो सकता है 99.9 या उससे भी ज़्यादा चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपने फेस रिकग्निशन करना। और ये मैंने आपको शुरू में जब पहला लेक्चर था उसमें बताया था कि जब हम आप लोगों की उम्र के थे तो उस वक्त ये समझा जाता था कि यार ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये बस जितना सॉल्व होना था हो गया है। ठीक है, अब आगे नहीं होगा। और ये कोई इतना अच्छा सॉल्व उस वक्त तक नहीं हुआ था, और उसकी वजह ये थी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स अभी आए तो हुए थे, लेकिन फेस रिकग्निशन में उस तरह से यूज़ नहीं हुए थे। ठीक है, और कंप्यूटिंग पावर भी थोड़ी कम होती थी। इसको बंद कर दूँ, थोड़ी सी आवाज़ बाहर से आती रहती है। साउंड प्रूफिंग जो है ना इम्प्रूव हो सकती है इधर की। ओके, सो यू गेट द आइडिया कि रिकग्निशन क्या है और वेरिफिकेशन क्या है। फेस रिकग्निशन में एक प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होता है कि ये वन शॉट लर्निंग प्रॉब्लम है। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास बहुत सारा डाटा होता था। ठीक है, नॉट नेसेसरली ऑलवेज वन शॉट, बट वन शॉट होता ये है कि आपके पास हो सकता है अपने एम्प्लॉयज़ का एक एक इमेज ही पढ़ा हो।
और आपने उस एक एक इमेज पे ट्रेन करना हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ वन शॉट लर्निंग प्रॉब्लम, कि आपके पास एक सैम्पल है, उसी से लर्न कर लो जो कुछ करना है, ठीक है। और अमेजिंगली हम लोग वैसे काफ़ी ट्रेंड होते हैं, यानी इंसान जो है वो अगर एक चेहरा देख लें तो अगर वो आपको 5 मिनट बाद नज़र आए तो आप अमूमन पहचान लेते हैं कि 5 मिनट बाद मैं इससे मिला था, ठीक है। तो ये वन शॉट लर्निंग हमारे यानी के अंदर हो जाती है, ठीक। तो सो टिपिकली एक तरीका तो ये हो सकता है ना कि हमारे पास लेट से के 4 एम्प्लॉयज़ थे और हमने CNN एक ट्रेन किया, जिस तरह हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स बनाए थे कि भाई आप कन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग की लेयर्स लगाते जाएं और इवेंचुअली आखिर में आप एक सॉफ्ट मैक्स लगा दें और सॉफ्ट मैक्स जो है वो बता देगा कि यार इन 4 लोगों में से कौन मतलब जिस वन आउटपुट कर देगा जिसके लिए भी करनी हो, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर हमने ये वाला इस तरीके से सॉल्व किया तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ़ कि आपका एक छठा एम्प्लॉई आ गया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। 5 थे पहले, लेट से आपने छठा एम्प्लॉय किया तो अब आप उसके ऊपर ट्रेन करेंगे क्या, तो आपको दोबारा ये सॉफ्ट मैक्स लेयर चेंज करके रीट्रेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 5 की लेयर बनी हुई थी जो कि आपके 5 एम्प्लॉयज़ को डिटेक्ट करती थी, ठीक है। तो ये दूसरा मसला है इसके अंदर कि हम ये नहीं चाहेंगे कि यार हमें बार बार दोबारा पूरा नेटवर्क ट्रेन करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए जो एक तरीका यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है कि बजाय इसके कि आप जितने एम्प्लॉयज़ हैं उस यानी उनकी क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में अभी तक यही करते जा रहे हैं ना कि जितनी क्लासेस हैं उतनी आउटपुट हो जाए। तो हम इसमें उसके क्योंकि हमने वी आर स्टार्टिंग विद फेस वेरिफिकेशन काइंड ऑफ सेटअप कि बंदा जो है वो कौन सा है, हम ये कर सकते हैं कि हम एक बजाय सॉफ्ट मैक्स लगाने के हम एक सिमिलैरिटी फंक्शन डिफाइन कर लें जो कि 2 इमेजेस की सिमिलैरिटी बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज आया तो वो इसको एक एक करके सारों से देखे कि हर एक से कितनी सिमिलैरिटी आती है, ठीक है। अगर तो वो बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वही बंदा है, ठीक है। और अगर वो सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब है कि बंदा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये और ये सेम बंदी है। औरतों का मेकअप करके वैसे चेंज इतना हो जाता है कि हमसे भी आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है। और फिर चीनी हो तो वो तो मैं सारे एक ही तरह के लगते हैं। तो खैर एनीवे, सो दिस इज़ द सेम पर्सन एज दिस, ठीक है। तो आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इससे मैच कर रही है, ये जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये 2 बंदे हैं और ये 2 औरतें हैं, ठीक है। तो इतने सादे तो नहीं है कि कंफ्यूज हो जाए इनमें, लेकिन बहरहाल आप मैच करेंगे तो ये किसी से नहीं है। अब ये दोनों चाइनीज़ हैं तो इसका ये मतलब नहीं है दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट, ठीक है। आपका न्यूरल नेटवर्क ये कह रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, वो मेकअप का कमाल है। ये अक्सर हो जाता है ना कि वो शादी की तो उसके बाद जब सुबह मेकअप उतरा तो तुम कौन हो ठीक है, तो वो वाला चक्कर ना हो, ठीक। तो आई डोंट नो, नहीं सेम ही है यार, क्या हो गया। एनीवे, सो यू गेट द आइडिया कि एक इमेज आएगा, आपको सबसे मैच करेंगे और जिससे मैच सिमिलैरिटी आ गई है यार ये तो बहुत सिमिलर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ठीक है ये सेम बंदे और इस तरीके से, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि सिमिलैरिटी फंक्शन हम एक लर्न करें जिसको हमने वैसे बोला सिमिलैरिटी है, लेकिन हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इमेजेस, तो एक्चुअली सिमिलैरिटी का उलट, ठीक है। सो डी फॉर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो हम डी ऑफ इमेज 1 एंड इमेज 2 निकालना चाह रहे हैं कि 2 इमेजेस लें वो हमें डिफरेंस बता दें, ठीक है। और अगर वो वाला डिफरेंस जो है वो बहुत कम आया, इसका मतलब है सेम बंदे हैं, और अगर वो डिफरेंस ज़्यादा आया इसका मतलब है डिफरेंट बंदे हैं, तो हम वहाँ पे कोई हाइपर पैरामीटर टॉ रख सकते हैं कि यार अगर इससे कम आया तो हम कह देंगे कि सेम है और वेरीफाई हो गया कि जी ये सेम बंदा है, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा आया तो हम कहेंगे कि ये बंदा डिफरेंट है। तो काइंड ऑफ इमेज आया, आपने सारों से मैच किया, ये इससे मैच हो गया, इसमें डिफरेंस बहुत कम आया, ठीक है। तो आपने कहा कि यार डिफरेंस के ऊपर आपने एक थ्रेशोल्ड लगा दिया कि वो टॉ से कम आया, आप लेट से आपने कहा 0.2 से कम आया, ठीक है। तो 0.2 से कम आया तो आपने कहा इसका मतलब है सेम बंदा है। फिर ये आई तो इसको आपने मैच किया तो ये किसी से मैच नहीं हुई, डिफरेंस ज़्यादा आया, हर एक से ही आपने कहा कि ये बंदा सेम नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें नेटवर्क रीट्रेन नहीं करना पड़ा, ठीक है। यानी कि आपने नेटवर्क को उस तरह से, नेटवर्क की आउटपुट उसी किस्म की रही, ठीक है, जिस किस्म की आपकी पहले थी, ठीक है। तो ये आपका काइंड ऑफ बन गया,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसी प्रॉब्लम को जो ब्रॉडर आइडिया हमने दिया है, जो नेटवर्क अमूमन यूज़ होता है उसको हम साइमीज़ नेटवर्क कहते हैं। तो उसका मेन जो साइमीज़ नेटवर्क का मेन आइडिया है वो ये है कि हमने इस किस्म के तो देखे ही हुए हैं कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स ना, कि एक बंदा है, उसकी तस्वीर है, उसके आगे आपकी कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग की लेयर्स हैं और आखिर में आपके पास फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, और फुली कनेक्टेड लेयर्स के आगे हम अमूमन सॉफ्ट मैक्स एक लगा देते हैं और बता देते हैं कि ये कौन है। तो हमने वो सॉफ्ट मैक्स उतार दिया और हमने कहा कि ये जो आखिरी लेयर आ रही है, लेट्स अज्यूम कि ये 128 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 128 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ एन इनकोडिंग ऑफ एन इमेज, कि ये जो इमेज आ रहा है ना, इसको हमने f(x) के साथ इनकोड कर दिया, ठीक है, इस पूरे लेयर्स के साथ गुजार के। यहाँ पर जो है ना, ये उसके सारे फीचर्स निकाल के बताता है कि ये फीचर इस तरह है, ये फीचर इस तरह है, ये फीचर इस तरह है, ठीक है। और हम करेंगे क्या कि लेट्स से कि हमने इन दोनों को कंपेयर करना है कि ये सेम है कि नहीं, तो हम इसको भी गुजार देंगे इससे, इसको भी सेम नेटवर्क से गुजार देंगे, ठीक है। सेम नेटवर्क से गुजारने के बाद जो इस लेयर पे इनकोडिंग्स आएंगी, अगर वो सिमिलर हुई तो हम कहेंगे कि ये सेम है, अगर वो सिमिलर ना हुई तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इन इनकोडिंग्स को एक्चुअली सिमिलर करना चाह रहे हैं फॉर सेम पर्सन, ठीक है। अच्छा, वो कैसे करें इनकोडिंग को सिमिलर, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ट्रेन करना पड़ेगा ना इसको। तो हम उसको ट्रेन करने के लिए पहले तो ये है कि हम इनको सिमिलर कैसे मैयर करें। तो सिमिलर मैयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस ले सकते हैं और उसका सम कर सकते हैं एब्सोल्यूट स्क्वायर लेकर, ठीक है। स्क्वायर ले लेते होते हैं हम बिकॉज ताकि वो माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट ना हो। तो इसको हम अमूमन वैसे इसको L2 नॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। L2 नॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लिया, उनका स्क्वायर करके सबको सम कर दिया, ठीक है। तो वो आपका L2 नॉर्म होता है। तो हमने ये जो डिफरेंस फंक्शन है वो तो हमने इनकोडिंग में डिफरेंस बना दिया, ठीक है। तो पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि किसी तरह डिफरेंस हो जाए, तो वो डिफरेंस कैसे निकालें, वो हमने कहा कि यार आप ऐसा करेंगे, जो आपकी इनकोडिंग्स आएंगी ना, उनमें पॉइंट बाय पॉइंट, ये जो अगर 128 आ रहे थे तो पहले को पहले से सबट्रैक्ट करो, दूसरे को दूसरे से करो, एंड सो ऑन अप टू सारों को करो और उन सब का स्क्वायर लेकर ऐड कर दो। तो ये हमने ये किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने ये जो 2 लिखा हुआ ना, इसको L2 नॉर्म कहते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है, बट दिस इज द सेम थिंग। सो यू गेट द आइडिया कि डिफरेंस तो निकल आएगा, ठीक है। ये दोनों आपके सेम नेटवर्क है, यानी ये नहीं है कि इस पे कोई और वेट आ रहा है, इस पे कोई और, सिर्फ इनकी इनपुट फर्क है। एक इसको, इस इमेज को x1 कह दिया हमने, इसको x2 कह दिया, तो ये f(x1) निकल आया और ये f(x2) निकल आया। और अभी आगे स्लाइड्स में जब हम f(x) बात कर रहे होंगे तो उससे हमारी मुराद होगी कि ये जो फंक्शन हमने या इनकोडिंग जो हमने लर्न की है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये निकली हुई हैं फ्रॉम दिस पेपर डीप फेस, ठीक है। सो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कई आपको बने बनाए भी इम्प्लीमेंटेशन शायद मिल जाएं और ये पेपर्स भी मिल जाएं, तो आप इन पेपर्स को एक्चुअली स्टडी भी कर सकते हैं ख़ुद से और उनको देख के ख़ुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि अगर कोई बनी बनाई इम्प्लीमेंटेशन हो तो जस्ट उसी को उठाएँ और काम चला दें शुरू के में, और उसके बाद अपने लिए उसको टेलर कर लें, ठीक है, ट्रांसफ़र लर्निंग जिसको हम। ओके, सो अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये हमने डिस्टेंस तो डिफाइन कर दिया, हम ये चाहते हैं कि अगर सेम पर्सन हो तो ये डिफरेंस कम हो और अगर डिफरेंट पर्सन हो तो ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो हम इस तरह से ट्रेन करना चाह रहे हैं इस नेटवर्क को कि उसमें ये डिफरेंस सेम पर्सन के लिए कम आया करे और डिफरेंट पर्सन के लिए ज़्यादा आया करे, ठीक है। वो कैसे ट्रेन करें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक आइडियाज़ देखेंगे। पहला आइडिया उसमें से है ट्रिपलेट लॉस, ठीक है। सो ट्रिपलेट लॉस क्या है? ट्रिपलेट लॉस ये है कि हम कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि सेम पर्सन के साथ डिफरेंस कम हो और डिफरेंट पर्सन के साथ ज़्यादा हो, तो बजाय हम एक के साथ कंपेयर करने के हम 2 के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, उसमें जिस इमेज को हम चाह रहे हैं जिसका डिफरेंस निकालें उसको हम कहते हैं एंकर इमेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस वाज द एंकर पर्सन, ठीक है, ये उसी की एक और तस्वीर थी, तो हम इसको कहेंगे दिस वाज अ पॉजिटिव इमेज, और ये किसी और खातून की तस्वीर थी, इसको हम कह देंगे दिस इज अ नेगेटिव इमेज, ठीक है। तो ए, पी और एन हम कब यूज़ करेंगे? ए फॉर एंकर, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है। तो ए को पी के साथ भी हम डिफरेंस लेंगे, ए का एन के साथ भी हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। सो हम चाहते क्या हैं, मैं भी पहले मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस ऑफ
ए एंड पी जो है ना, ये होना चाहिए, इट शुड बी मच लेस देन डिफरेंस ऑफ ए एंड एन। ठीक है, जो नेगेटिव है उसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ ए पी माइनस डिफरेंस ऑफ ए एन जो है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 से कम होना चाहिए। आइडियली मैं ये चाहूंगा कि ये 0 भी ना हो बल्कि उससे भी कोई मार्जिन में रख सकूं। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये माइनस अल्फा से भी कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉट ओनली 0 से कम हो बल्कि ये नेगेटिव में हो। ठीक है, माइनस अल्फा से कम होने का मतलब है कि ये नेगेटिव साइड पे, यानी हम ये जो नंबर लाइन पे करते हैं ना 1 2 3 और -1 -2 में, तो मैं 0 पे लगाने के बजाय मैं कोई पीछे इसको ले जाऊँ कि इससे भी कम हो, तो मैं इधर एक माइनस अल्फा पैरामीटर रख सकता हूँ कि यार उससे भी कम हो, जिसको हम टिपिकली कहते हैं मार्जिन। ठीक है, सो जो कि आपने एसवीएम में भी हमने पढ़ा था ना, एसवीएम में याद होगा कि हमने थोड़ा सा मार्जिन रखा था, तो इस तरह से हम इसमें भी मार्जिन रख सकते हैं। ठीक है, और टिपिकली हम इसको माइनस अल्फा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मैं इसको प्लस अल्फा भी कह सकता हूं। तो ये मेरे पास काइंड ऑफ एक बन गया कि जो मैं अचीव करना चाहता हूं। ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिव इमेज और नेगेटिव इमेज का डिफरेंस है उनमें इतना कम से कम गैप हो। ठीक है, अल्फा गैप हो, तो इसका ये मतलब बन जाता है छोटा करके, क्योंकि मैंने उसको वैसे तो मूव ही किया इधर उधर, लेकिन इक्वेशन तो इनइक्वालिटी तो वही रही है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसका कम से कम इतना गैप बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अल्फा जो है वो 0.2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं इस इमेज पे वापस आऊँ तो ये जो हमारा पॉजिटिव इमेज था, लेट्स से कि इसमें मेरा डिफरेंस आया 0.5, तो इसका मतलब है कि इसका डिफरेंस इससे ज़्यादा होना चाहिए था ना। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये 0.5 के बजाय 0.51 हो, बल्कि मैं अगर मैंने 0.2 अल्फा रखा हुआ तो मैं एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क को ऐसे ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि ये कम से कम भी 0.7 से ज़्यादा है। ठीक है, ताकि मेरे पास एक थोड़ा सा मार्जिन भी हो और मैं ये कह सकूँ कि ये डिफरेंस इमेजेस है, और उधर मार्जिन में कहीं पे हम थ्रेशोल्ड लगा लेंगे अपना। ठीक है, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो है पेपर, ये फेसनेट के नाम से पेपर है, और ये बड़ा मशहूर पेपर है जो कि फेस रिकग्निशन की दुनिया में इस्तेमाल होता है। डीप फेस, फेसनेट, ये दोनों आपके इस्तेमाल होने जी। हमने नेटवर्क को अभी पहले तो मैंने आपको ये बताया था ना कि हम चाह ये रहे हैं कि नेटवर्क में, न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें 2 का डिफरेंस निकाल सके, लेकिन हमने नेटवर्क को ट्रेन भी तो करना है ना, और ट्रेन करने के लिए हमें कोई लॉस फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम ये असल में वो डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं इससे हम अपना लॉस फंक्शन बनाना चाह रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अगले स्टेप में हम एग्जैक्टली यही करना चाह रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं कि इनका डिस्टेंस इससे कम हो। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल ये काम किया है कि हम चाहते हैं कि भाई ये वाली जो चीज़ है ये 0 से कम हो। यही हमने अभी स्लाइड उधर बोर्ड पे कहा था कि ये जो पॉजिटिव इमेज माइनस नेगेटिव इमेज जो है वो अल्फा से कम हो, या इन अदर वर्ड्स प्लस अल्फा 0 से कम हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं अपने लॉस फंक्शन को कि वो मैक्स ऑफ दिस और 0 ले ले। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अगर ये 0 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि हमारा काम हो गया। यानी कि हम चाहते हैं कि नेगेटिव में इससे नीचे जब चला जाएगा अल्फा से, तो तब जो भी वैल्यू है हम उसको 0 खुद ही कर देंगे। इसका मतलब है वो मार्जिन अचीव हो गया जब नेगेटिव में वो 0 से ये दिस प्लस अल्फा अगर आपका माइनस में जा रहा है अगर, ठीक है, तो इसका यही हम चाह रहे थे ना, हम चाह रहे थे कि ये इसका इससे डिफरेंस जो है वो अल्फा से कम हो। तो अगर ये कह लो कि दिस प्लस अल्फा जो है वो भी 0 से कम है, तो इसका मतलब ये अल्फा से काफ़ी कम था, तो हम उसको 0 ही एक तरह से कंसिडर कर लें। तो हमने इसका मैक्स ले लिया कि ठीक है ये मार्जिन हमारा अचीव हो गया। तो ये अब हमारा काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया या उसको लॉस फंक्शन बन गया। ठीक है, कि ये हमारा लॉस है। अगर इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे किसी भी ग्रेडियंट डिसेंट या किसी भी ऐसे एल्गोरिथम से, तो क्या होगा कि वो इसको अचीव करते करते नेटवर्क को ऐसे ट्रेन कर देगा कि हमारी इनकोडिंग ऐसी बनेगी कि उनमें सेम इमेजेस का डिफरेंस जो है वो कम आता होगा। ठीक है, और जो डिफरेंट इमेजेस हैं उनका डिफरेंस ज़्यादा आता होगा।
ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब है कि क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं कि ए को पॉजिटिव से भी ले रहे हैं, ए को नेगेटिव से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो इस पूरे, क्योंकि इनमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो इसको हम ट्रिपलेट लॉस फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 इनपुट आ रही हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब इसको आपने ट्रेन करना होगा तो इस केस में फिर आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स होनी चाहिए उस बंदे की, ठीक है। यानी प्योरली वन शॉट नहीं होना चाहिए कि एक इमेज पड़ा है, काफ़ी सारे। तो इधर हमने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 इमेज हैं A1 लोगों के, ठीक है। तो हर एक के लेट से 10-10 इमेजेस हैं, ठीक है। तो हर एक के अगर 10-10 इमेजेस हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक बंदे का इमेज उठाएंगे, एक उसी के दूसरा इमेज उठाएंगे एज अ पॉजिटिव एग्जांपल, और रैंडमली कोई और बंदा पिक करेंगे जिसके जो कि वो बंदा ना हो, और फिर आप उसके साथ एक आइट्रेशन चलाएंगे, और फिर ये आप पूरी आइट्रेशन तमाम ट्रेनिंग सेट के ऊपर चलाते रहेंगे और ट्रेन करते रहेंगे, ठीक। तो ये वाली बात कुछ समझ आ रही है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखा जी, अपना एक सिस्टम बना, हमने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया, वो हमारे पास पहले 100 एम्प्लॉय थे, अब एक और नया एम्प्लॉय बनाया, फिर हमने पूरे सिस्टम पूरे सिस्टम को शायद दोबारा ट्रेन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो ट्रेन नेटवर्क है वो निकाल क्या रहा है, वो अगर ट्रिपलेट लॉस बेस्ड करेंगे तो फिर आपको, हाँ उसकी फिर, क्योंकि आपको एंकर भी चाहिए, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि नेटवर्क को अमूमन हम स्क्रैच से दोबारा ट्रेन नहीं करते, जो ट्रेन नेटवर्क होता है ना उसी को थोड़ा फर्दर ट्रेन कर लेते हैं विद न्यू एग्जांपल्स, ठीक है। कि अगर आपके पास एक नया है, आप नए बंदों की भी इमेजेस साथ डालते और उसको फर्दर ट्रेन कर लेते, तो वो उस पर भी ट्यून हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें ट्रेनिंग में ना एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, बल्कि करनी चाहिए, वो ये है कि अगर हम इसको ये करें ना कि हम रैंडमली एक बंदे की अपनी इमेज उठाया और एक किसी और का उठाया, तो वो अमूमन एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं, तो ये वाला जो क्राइटेरिया ये बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसको बेहतर ट्रेन करने का तरीका ये होता है कि आप उसको जब ट्रेन करें ना, तो साथ आप ये भी नोट डाउन कर ले कि किन इमेजेस पे उसको मुश्किल हो रही है, ठीक है, किन को वो सिमिलर समझ रहा है, तो अगली आइट्रेशन में आप उनके ऊपर ट्रेन करें बजाय इसके कि आप जो पहले से जो आसानी से ट्रेन हुए हैं। तो अगर आप उनके ऊपर ट्रेन करेंगे जो कि उसको मुश्किल एग्जांपल्स लग रही हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो जाएगा। और ये अमूमन किया जाता है कि चूज़ ट्रिपलेट्स दैट आर हार्ड टू ट्रेन ऑन, ठीक है, कि जो आपको जो आपका नेटवर्क जो है वो कहता है कि यार ये तो बड़ी सिमिलर सी शक्लें लग रही हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है, यानी जिस तरह मैंने शुरू में मजाक में कहा ना कि हमें तो सारी चाइनीज़ एक ही तरह के लग रहे होते हैं कई दफ़ा, ठीक है। तो ये होता है, उन्हें एक तरह के नहीं लग रहे होते, उन्हें हम लोग एक तरह के लग रहे होते होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब किसी को देखते हैं तो हमारे यहाँ कलर वेरिएशन काफ़ी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट थिंग होती है कि मेरा ख्याल है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें फर्स्ट थिंग जो शायद लगती है कि हम कलर से पहले एक उस कलर की कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर ऑब्वियसली दाढ़ी मूछें और बाकी फेस के फीचर्स से हमें बाकी कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करते होंगे। उनमें क्योंकि कलर वेरिएशन कम है और वो एक ही जगह एक ही तरह के लोग हैं, तो वो फेस के कुछ और फीचर्स पे ज़्यादा जल्दी ट्रेन हुए होंगे, तो उन्होंने शायद उनके दिमाग में ये वाला कलर का सेकेंडरी वो होता होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के डिफरेंट लोगों का कह लें कि एक वो बन जाता है, विच माइट नॉट बी 100% करेक्ट, बट द जिस्ट इज़ कि जिधर आपके फीचर्स में वेरिएशन होती है ना, हमारी आंखें उस पर ऑटो ट्यून हो गई होती हैं। तो हमारे इलाके में जहाँ पर जो वेरिएशन पाई जाती होंगी हम उस पर ट्यून हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो हमारा ज़रा डाइवर्स किस्म का ग्रुप होगा तो हम डाइवर्स किस्म की चीज़ पर ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो डाइवर्स नहीं होगा तो हम उस पर ट्रेन। कभी आप लोगों ने जुड़वा आपकी क्लास में रहे हैं किसी के? अब ये जुड़वा अगर आपकी हो ना, तो शुरू में आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन अगर आप उनके साथ 1-2 हफ्ते लगा लें फिर आपको समझ आ जाती है, यानी फिर आप फेस के कोई ना कोई ऐसे फीचर आइडेंटिफाई ऑटो ट्यून हो जाते हैं कि यार ये फ़लाँ ये फ़लाँ, ठीक है। तो हमारी क्लास में होता था ना, हमारे स्कूल में होते थे 2 जुड़वा भाई, यासिर कैसर, ठीक है। तो शुरू में तो हम नहीं उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते थे कि कौन यासिर है कौन कैसर है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये करते होते थे कि
अब कैसर है, उसके पास जाए कहेंगे ओ यासिर कैसर बड़ा ही कोई फजूल आदमी है, ठीक है, अब पता है कि है कैसर ही, लेकिन जान के उसको तंग करने के लिए ना, तो वो फिर वो ज़रा कहेगा वो पाई में कैसर ही क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फेस रिकग्निशन जो है वो हमारी ऑटो ट्यून हो जाती है, आप फर्दर ट्यून कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको बताया था फेसनेट के पेपर से है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये कि जो आपका टिपिकली जो नाम दिए जाते हैं ना, वो बड़ा कॉमन सी ये चीज़ चल रही है हमारे जो आप पेपर्स पढ़ेंगे कि या तो आप समथिंग और आगे नेट लगा देते हैं, ठीक है, या आप डीप के आगे समथिंग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डीप नेटवर्क्स हैं तो आप डीप समथिंग बना देंगे, डीप, जिस तरह हमने डीप फेस पढ़ा, इसी तरह आपने फेस के आगे नेट लगा दिया, फेस नेट बन गया, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन है पेपर्स में इस किस्म की नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। ओके, सो अगर आप ट्रिपलेट लॉस से ट्रेन कर रहे हैं तो फिर आपके पास इस किस्म की एग्जांपल्स होंगी कि एंकर पॉजिटिव नेगेटिव, एंकर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट हैं, और आप इस पर ट्रेन करते जाएंगे, और अगर हार्ड टू ट्रेन वाले पे करेंगे तो वो और भी बेहतर होगा। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर शो, ठीक है। सो ट्रिपलेट लॉस के जरिए अब हमारा, यानी कि हमारा अगर हम यहाँ तक भी करें ना, तो ये हमारा काइंड ऑफ अब हम ट्रेनिंग करने के काबिल हो गए। हमने एक फेस रिकग्निशन के प्रॉब्लम के लिए हमने एक लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया, उस लॉस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने अगर एक अच्छा सा नेटवर्क आर्किटेक्चर डिसाइड किया तो हम उस पर उसको ट्रेन कर सकते हैं और हमारी फेस रिकग्निशन काम करेगी, ठीक है। इसी को एक छोटी सी और तरीके से भी किया जा सकता है कि हम फेस वेरिफिकेशन को बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के तौर पर ट्रीट करें, ठीक है। तो वही जो हमने नेटवर्क 2 बनाए थे, इसके आगे हमने इनका डिफरेंस लिया था, ठीक है। तो हम इनका डिफरेंस लेने के बजाय ये भी कर सकते हैं कि हम इसको एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन की यूनिट आगे लगा दें। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूनिट क्या करता था, 1 या 0 देता था ना, ठीक है, कि ये इधर है या नहीं है। तो हम कह सकते थे कि ये दोनों सेम हुए तो मैं कह दूंगा कि 1 है, अगर डिफरेंस हुए तो मैं कह दूंगा कि 0 है। और यहाँ पर ये जो आखिरी लेयर के वेट्स हैं ना, ये हम बजाय डायरेक्ट इनको कनेक्ट करने के हम ये करेंगे कि इनका पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस ले लेते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लिया तो मेरे पास ये पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस आ गया, और उसके आगे हमने वेट्स और बायस लगा दिया, और हमने उसके आगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट लगा दिया, ठीक है। जो इस लेयर के वेट्स बन गए ना, ठीक है। इस लेयर में होता था ना, जो भी एरो आ रहा है उसका एक वेट है, ठीक है। तो हमने इनको पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लिया तो ये एक ही बन गया, तो ये दरमियान में हम समझे ये एक बन गया। उसको जो आगे फुली कनेक्टेड एक यूनिट से कनेक्ट करना था, उनके साथ हमने ये वाले वेट्स डाल दिए, और वेट्स डाल के हमने साथ बायस डाल दी, और हमने कहा कि अब इसको ट्रेन करो, ठीक है। तो अब ये जो नेटवर्क है इसमें आप इसको ट्रेन करते जाएंगे, और कहते हैं ये वाला सेम काम करना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो साइमीज टाइप का नेटवर्क है ये अगेन उसी तरह का है, इसमें ये दोनों साइडें हैं सेम ही, ठीक है। यानी ये भी इमेज उसी तरफ जा रहा है, ये भी उसी तरफ जा रहा है, मतलब जा तो डिफरेंट तरफ रहे हैं लेकिन इनके वेट्स एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है। तो हम जब अप्लाई वापस करेंगे तो ये एक ही वेट्स अप्लाई होंगे, ये नहीं होगा कि इस पर डिफरेंट हो, दोनों सेम जगह से आ रहे हैं वेट्स, ठीक है। इस सेटिंग में हम ये कर सकते हैं कि इसमें हमें ट्रिपलेट लॉस के बजाय बस 2 डिफरेंट इमेजेस हों तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, 2 सेम इमेज हों तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो इसमें अब आप ट्रिपलेट लॉस के बजाय आप सिंपल ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का तरीका है जो कि हमने पहले देखा हुआ है उससे भी इसको ट्रेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने डिफरेंस लिया है इसमें और फार्मूलाज भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये जो है ना ये काय है सिंबल, ठीक है, CHI इसको काय बोलते हैं। तो ये काय स्क्वायर्ड डिफरेंस निकाला हुआ है, ठीक है, विच इज़ अनदर काइंड ऑफ अ डिफरेंस, और इस किस्म के और भी हैं। तो आप अगर इस पेपर को पढ़ेंगे तो उन्होंने सिंपल एक नहीं, उन्होंने मल्टीपल तरीके बताए हुए कि इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड इनफ, बट आप डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटी सी काम हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप इसको लेट्स से कि आपने इस नेटवर्क को पूरा ट्रेन कर दिया, अब आपके पास बंदा आता है, आप उसका इमेज इसमें से गुजारते हैं और फिर आप उसको कंपेयर करते हैं, डेटाबेस में से एक इमेज गुजारेंगे, देखेंगे कि उससे मैच हुआ कि नहीं, फिर दूसरा इमेज गुजारेंगे, देखेंगे उससे मैच हुआ कि नहीं, एंड सो ऑन। जिससे मैच हुआ हम कहेंगे फलां बंदा आ गया, ठीक है। अब उसमें
अगर ये नेटवर्क ऑलरेडी ट्रेंड है तो हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम ये इस वाले इमेज को पूरा इससे गुजार के निकालें, क्योंकि ये तो अब ट्रेन हो चुका है, तो हम ये प्री कंप्यूट करके भी रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, कि ये हर एम्प्लॉई का जो इनकोडिंग आती है वो सिर्फ सेव करके हम अपने पास रख लें, ठीक है। तो जो नया बंदा आया है उस जिसकी तस्वीर आई है उसको तो इससे गुजारा, लेकिन जिनसे कंपेयर करना था एक एक करके वो हमने पहले से ही स्टोर करके रख ली, ठीक है। तो चाहे वो हम ट्रिपल लॉस यूज़ कर रहे होते या ये वाली सेटिंग यूज़ कर रहे होते, इसमें हम दोनों में ये काम कर सकते हैं कि हम प्री कंप्यूट करके रख सकते हैं कि ये बंदा मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू कह लें या जिसको हम कहते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के तरह करें, तो फिर सिर्फ फ़र्क ये होगा कि फिर यहाँ पर हम वो 3 के बजाय 2 इमेजेस लेंगे और जहाँ पर सेम होगा उसको 1 कर देंगे, जहाँ पर डिफरेंट होगा उसको 0 कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये भी अगेन डीप फेस से ही है जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो 2 अपने पेपर की चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस की, डीप फेस और फेस नेट, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने फेस रिकग्निशन इम्प्लीमेंट करनी हो तो यू कैन एक्चुअली यू हैव द आइडिया, आप ये वाले पेपर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिकली जो हमारे पास फेस रिकग्निशन में ना जो इसमें काफ़ी काम हुआ है और उसमें जो लोगों ने ये किया हुआ है कि कह लें कि मिलियंस ऑफ इमेजेस पे ट्रेन किए हुए हैं, तो उनके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं वो उन्होंने वो जो मिलियंस ऑफ इमेजेस हैं वो हमारे साथ शेयर शायद ना किए हों, लेकिन अपने नेटवर्क के वेट्स शेयर कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो नेटवर्क के वेट्स आपके पास हों तो आप यही कर सकते हो कि सेम नेटवर्क से गुजारो और उसके आगे वाली लेयर में आपने अपनी शक्लें लगानी है तो लगा दो। इनफैक्ट वो जो मैंने शुरू में आपको डेमो दिया था वो भी इसी तरह ट्रेन हुआ था कि फेसनेट के आई गेस हमने वेट उठाए थे, अब मुझे भूल गया क्योंकि उसको 4-5 साल हो गए, लेकिन प्रॉब्लम हमने फेसनेट जो पेपर जिधर रेफ़र हो रहा है उन्हीं के वेट्स उठाकर उसकी अगली लेयर्स को कुछ हमने चेंज करके उसके ऊपर ट्रेन कर दिया था कि उसके आगे अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से हमने प्रॉब्ली सॉफ्ट मैक्स ही लगाया था, यानी डिफरेंस फंक्शन शायद ना लगाया हो, लेकिन मतलब इट डिपेंड्स क्योंकि वो एक डेमो था। लेकिन जिस तरह आप लोगों के ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट या FYP प्रोजेक्ट इस किस्म के हो सकते हैं कि आप अटेंडेंस सिस्टम टाइप की चीज़ बना लें, जो कि खैर काफ़ी लोगों ने बना लिया होगा, लेकिन एनीवे आप उसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। आप उसको किसी एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। आजकल कंप्यूट स्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है, जो GPU नहीं लगा हुआ तो आप USB पे कंप्यूट स्टिक लगा दें, उसके ऊपर वो GPU का काम कर लेगी और वो पूरा का पूरा काम कर ले। या और इस किस्म की चीज़ आप देखें कौन सी लेटेस्ट अवेलेबल है जिसमें आप फेसनेट को पोर्ट करें और उसके हिसाब से पूरा एक नेटवर्क खड़ा करके ये चीज़ चला सकते हैं। तो इस काबिल आप किसी हद तक होंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है, ये वैसे स्किप भी की जा सकती थी लेकिन ये कराने की एक वजह है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। वो है न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। सो न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र क्या चीज़ है? न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास इमेज है, तो ये स्टैनफोर्ड का ही जिधर का एंड्रू यंग प्रोफेसर है वहाँ का है, ठीक है। तो अगर हम क्योंकि करना चाहें तो हम अब्बास इनका बाहर से खींच के उसको स्टाइलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी मशहूर वान गोग की पेंटिंग है, स्टारी नाइट्स, ठीक है, एक मशहूर पेंटर गुजरे हैं। तो आप चाह ये रही हैं कि ये वाली बिल्डिंग इस वाले स्टाइल में आ जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। या जिस तरह कि ये आपका जो एक मशहूर ब्रिज है जिसको ये पिकासो की पेंटिंग है और आप ये वाला स्टाइल इस ब्रिज पे लगाना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास इस ब्रिज की आई गेस गोल्डन गेट ब्रिज कहते हैं इसको, तो उसको इस स्टाइल में इसने कर दिया। ये यानी कि हैंड ड्रॉन नहीं है, ये आपके न्यूरल नेटवर्क ने की हुई है। ऑब्वियसली आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं अगर आप उसको स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं इन अ स्पेसिफिक स्टाइल, आप लोगों की उम्र के लोगों को अक्सर शौक होता है कि जी मैं इस तरह का हूँ। आपके एनुअल फंक्शन में लोग जो है ना बड़े बाल छाल कटा के जेल छेल ला के, क्या वो इब्रार का गाना था, भूल गए, जेल छेल ला के, आप लोगों ने बिलो दे कार सुना हुआ है ना, ठीक है। तो उसमें वही था कि तो के नहा के चंगे बच्चे बन के जेल छेल ला के वो सारा वो करके आए हुए थे। ओके, सो
एनीवे सो वो आप वहाँ पर ये अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू एन असाइनमेंट ऑन डैट, बट आप अगर इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इसकी असाइनमेंट जो एंड्रॉइंग ने दी होगी वो भी मिल जाएगी, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके ये वाला अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं और फिर आप अपनी पेंटिंग्स जो है ना अपने न्यूरल नेटवर्क से बनाई हुई पेंटिंग्स बेच सकते हो, ठीक है। ओके, सो जिस वजह से मैं इस वाली एग्जांपल को देखना चाह रहा था वो ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और छोटा सा पेपर था जो कि ये बता रहा था कि ये जो कॉन्वोनेंट हैं ये लर्न कर क्या रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस लिहाज से अच्छा था कि वैसे हमें ये समझ नहीं आती, हम अंदर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स का या न्यूरल नेटवर्क्स का एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप अंदर वाली लेयर सीख क्या रही हैं वो हमें नहीं नज़र आ रहा होता। एक डब्बा है, डब्बे को हमने कहा कि यार ये इनपुट है ये आउटपुट है और खड़काना शुरू कर दिया कि भाई जब तक ठीक है आउटपुट नहीं आना शुरू होगी तब तक हम खड़काते जाएंगे उसको, ठीक है। तो दरमियान में वो लर्न करता रहेगा। तो ये वाला जो एक पेपर था ना ये शो करता है कि आपको कि क्या लर्न करने की कोशिश कर रही है हर लेयर, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल था कि बड़ा मज़ेदार पेपर था। ये 2013 का पेपर है, विजुअलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स। सो हमने इस किस्म के डीप नेटवर्क्स तो काफ़ी दफ़ा आप देख लिए, ठीक है, कि जिनमें मैक्स पूलिंग और वो कन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग, कन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग और फुली कनेक्टेड टाइप की लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब दरमियान में कोई लेयर क्या लर्न कर रही है या कोई फ़िल्टर क्या लर्न कर रहा है, ठीक है, इसके क्या फ़ीचर निकाल रहा है ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो फ़ीचर निकालने का ऑब्वियसली एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसके वेट्स को डायरेक्टली प्लॉट कर दें, ठीक है। जब हम उसके वेट्स को डायरेक्टली प्लॉट करते हैं ना तो वो भी हमें थोड़ा बहुत रफ आइडिया दे देते हैं कि भाई एवरेज ले रहा है या क्या कर रहा है, इस कलर के साथ चलेगा या एज निकाल रहा है, किस किस्म के काम कर रहा है। लेकिन वो शुरू की लेयर्स में तो हमें नज़र आ जाएगा कि कोई एज डिटेक्शन है, कुछ और हो रहा है। आगे की लेयर्स में उसको देख के कोई ख़ास समझ नहीं आती। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लेयर का आपने देखना है कि ये क्या कर रही है। आप जो आपका ट्रेनिंग सेट था ना उसमें से डिफरेंट इमेजेस गुजार के उसमें से देखें जोन सा मैक्सिमाइज कर रहा है ना पैच स्कोप कि यार यहाँ पर वो मैक्सिमम आउटपुट देता है, आप कहेंगे इसका मतलब है वो ये चीज़ डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पिक अ यूनिट इन द लेयर, फाइंड द 9 इमेजेस पैचेस दैट मैक्सिमाइज यूनिट एक्टिवेशन। 9 जरूरी नहीं है 9 हमने अपनी विजुअलाइजेशन के लिए रखे हैं, लेकिन आप इस पेपर में उन्होंने ये किया हुआ था कि आपने जो जोन से 9 पैचेस मैक्सिमम आउटपुट दे रहे थे ना उसके लिए वो उन्होंने अलग करके निकाल लिया। उससे आपको पता चल गया कि ये वाला फ़िल्टर ये चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये सारे यूनिट्स के लिए आपने कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आप उसके इमेजेस बने, ये भी बड़े छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन मैं इनको भी जूम इन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये पहली लेयर में तो किसी हद तक समझ आ रहे हैं, आगे वाले क्योंकि बड़ी रिसेप्टिव फील्ड पे होते हैं, ठीक है। यानी मैक्स पूलिंग गुजर गई तो इसका मतलब है आप अब डबल साइज़ पे देख रहे हैं और उससे डबल साइज़ पे देख रहे हैं अगली मैक्स पूलिंग में, तो इनको हम ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो इट विल मेक सेंस। सो जो पहली लेयर है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वाले जो है ना ये आपके हैं कि एक फ़िल्टर किन 9 के ऊपर मैक्सिमाइज दे रहा है। ये अगले 9 जो है ये कोई दूसरा फ़िल्टर, यानी अगर आपके पास ये टोटल 9 फ़िल्टर लगे हुए थे तो 9 फ़िल्टर में से हर एक कौन से 9 इमेजेस के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट दे रहा था। तो ये जो पहला था वो इन 9 पे दे रहा था, तो इससे हमें लगता है कि ये इस एंगल पे एज डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसको देखें तो ये थोड़ा सा इस साइड का एज डिटेक्ट करने, ये वाले को देखें तो ये काइंड ऑफ ऑरेंजिश टिंट निकालने की कोशिश कर रहा है कि ऑरेंज कलर आ रहा है या नहीं, ब्राउनिश कलर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक है वो ग्रीन और रेड है, वो मिल के ब्राउन सा, मतलब कहता है अगर इनमें से भी कोई आ जाए तो इसको कर लो, ठीक है। ये वाला जो है ये ग्रीनिश टिंट निकाल रहा है, तो ये डिफरेंट तरह के एजेस काइंड ऑफ निकाल रहे हैं या कलर्स के ऊपर कह लें कि फायर हो रहे हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये वाला न्यूरॉन इसके ऊपर फायर हो रहा है, ठीक है। इसको बात कर न्यूरॉन फायर होना कहते हैं कि न्यूरॉन जब हाई आउटपुट देता है, ठीक है। इस पे एक पेपर था, वो फ्रेंड्स देखा हो आपने, कोई सीज़न 1 है जो पुराना है लेकिन आजकल भी चलता है, ठीक है। हमारे दौर का है लेकिन वो एक एवरग्रीन सीज़न है, ठीक है। वो 20-20 मिनट की वो कॉमेडी काइंड ऑफ 5 फ्रेंड्स हैं जो इकट्ठे रह रहे हैं, तो उनमें एक करैक्टर जो था वो जेनिफर एनिस्टन ने
किया हुआ। तो जेनिफर एनिस्टन जो है वो हमारे ज़माने की कह लो कि एक मशहूर एक्ट्रेस थी, ठीक है। आप लोगों के ज़माने में आजकल कौन है मशहूर? आप लोग तो पश्तो सुनते होंगे, गुलपाना आपकी मशहूर एक्ट्रेस तो नहीं है, गाने गाने वाले होंगे, ठीक। तो वो ये नहीं समझो कि वो एक मशहूर एक्ट्रेस थी। तो एक पेपर था, वो था जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन के बारे में, कि कुछ तजर्बात इस किस्म के हुआ था कि जब ब्रेन सर्जरी हो रही है ना, तो आप एक बंदा नीम सोया हुआ कह लो, जागता हुआ ही होता है, यानी वो देख सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो वो उसको ना डिफरेंट शेप्स दिखाते हैं, तो डिफरेंट एरियाज़ को प्रोब करते हैं दिमाग के, तो न्यूरॉन कहाँ पर फायर हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि सर खुला हुआ है और आप डॉक्टर जो है वो प्रोब लगा कर रहा है। तो अब आपने फॉर एग्जांपल हैमर दिखाया ना, तो दिमाग का एक टूल्स वाला साइड कोई डिफरेंट थी, जहाँ पर आप जो भी टूल दिखाएंगे ना तो उस किस्म के न्यूरॉन फायर होंगे। अगर कोई और चीज़ दिखाई है तो कोई और, तो उनमें से एक न्यूरॉन था, जब भी जेनिफर एनिस्टन की उस बंदे को शक्ल दिखाए ना तो वो फायर होता था, तो उसका नाम उन्होंने जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन रखा हुआ था, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ, इसलिए जो मैं फायर होने की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ ना, ये बड़ी टिपिकल यूज़ होती है कि आपके शुरू की लेयर किसी और को देख के फायर होती है, यहाँ की लेयर आकर आपकी जो है वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ पे फायर होगी। हो सकता है कि जनरली डिटेक्ट कर ले कि कौन सी क्लास है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, क्या है। और ये भी हो सकता है कि एग्जैक्ट बंदा आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये तो फलां बंदा है और फलां बंदा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में हमारे पास काइंड ऑफ एज वगैरह डिटेक्ट हुए। दूसरी लेयर पे आए तो अब हम देखेंगे कि ये थोड़े डिफरेंट पैटर्न आना शुरू हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है, ये वर्टिकल लाइन्स, और वो भी थोड़ा सा ऑरेंजिश टिंट की तरफ इंक्लाइन लग रही हैं। ये सिर्फ ज़्यादा ऑरेंजिश कलर की तरह का है, ठीक है, सनसेट टाइप के जो कलर होते हैं उस किस्म का है। ये कुछ गोल चीज़ अगर लेफ्ट साइड पे आ रही हो, ठीक है, इमेज के, तो तब ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। ये पतली पतली लाइनें अगर आ रही हो इमेज में, ठीक है, तो मे बी फ्लोर टाइल्स टाइप की चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हो, ठीक है। बट वी डोंट नो, अंदर से पूरी तरह भी हमें नहीं पता, लेकिन ये डिफरेंट तरह की चीज़ें डिटेक्ट कर। लेयर 3 पे आए तो अब हमें काफ़ी एडवांस फीचर्स भी मिलना शुरू हो गए, ठीक है। ये जो है ये डिफरेंट आप समझ सकते हो कि जो आपके पैटर्न्स आपके बन सकते हैं, जो जालियों के पैटर्न या डायल्स या इस किस्म के पैटर्न्स को कर रहा है। ये वाला इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना लेफ्ट साइड पे जो गोल गोल आ रहे हैं, वो गाड़ियों का टायर टाइप की चीज़ जो है ना उस पर ट्रिगर होना शुरू हो गया। तो मे भी आगे जाके गाड़ियों के डिटेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से ये वाला फायर होता हो, ठीक है, कि अगर कहीं पर टायर आ गया तो टिपिकली वो इमेज में किसी जगह ना किसी जगह पे टायर नज़र आया इस एंगल पे, तो ये कहेगा कि यार ये तो गाड़ी लग गई है, ठीक है। तो इसी तरह कहते हैं कि यहाँ पर एक तो लोगों को भी ट्रैक करना शुरू हो गया काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन हम बाकी सारों पे मतलब फुली श्योर नहीं क्या क्या एग्जैक्टली हो रहा होगा, लेकिन हमें भी पता है कि ये इमेज पैचेस हैं जिन पे ये फायर हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसी को ये एक्चुअली जूम इन करके दिखाया हुआ, मुझे आपको जूम्ड इन वैसे दिखाना चाहिए था लेकिन एनीवे अब तो दिखा दी, ठीक है। उससे अगली लेयर पे चले जाए, लेयर 4 पे, तो ये जो है ये वाला तो प्रॉपरली एक ख़ास टाइप ऑफ डॉग्स जिनकी कह लो कि आंखें पे शेड हो, ठीक है, ऊपर से वाइट, उस किस्म के डिटेक्ट करना भी शुरू हो गया है किसी हद तक। ये किसी हद तक पानी को डिटेक्ट कर रहा है, किसी जगह पे पानी पे ट्रिगर हो रहा है। ये अगर परिंदों की टांगें कहीं पे आ रही हो, ठीक है, जानवरों की टांगों पे ये डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा फायर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट पैटर्न्स जो है ना गोलाइयों के और इस किस्म के, ठीक है। तो ये आप यानी हर लेयर पे जाकर देख सकते हैं। 5th लेयर पे चले जाएं तो हमारे पास मज़ीद डेप्थ आ गई है। ये आपके कीबोर्ड टाइप के पैटर्न या फिर इस किस्म के जो कहते हैं छलनी टाइप के पैटर्न हो, ठीक है, उनको डिटेक्ट कर रहा है। अगेन कुत्तों की एक और तरह की जो कुत्ते हैं उनको इसने डिटेक्ट करने की वो कर दिया बंदों पे। तो ये प्रॉब्लली इमेज डिटेक्ट वो कह रहे हैं टेक्स्ट डिटेक्शन के ऊपर, जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट आ रहा हो, ठीक है। तो जो डीप लेयर्स हैं वो क्या लर्न कर रही हैं ये आपको थोड़ा सा शो करें। ये एग्जैक्टली आपके फ़िल्टर नहीं बता रहा कि फ़िल्टर में क्या है या फ़िल्टर की, हम ये ज़रूर बता रहे हैं कि ये जो 9 है ना, ये इसको इमेजेस ने इसको मैक्सिमल आउटपुट दी है। इस वाले फ़िल्टर ने इन पे मैक्सिमल आउटपुट दिया है, इस पैच ने। ये वो इमेज पैच है जो जब इनपुट आया था तो मैक्सिमम। तो लेकिन इससे हमें एक आइडिया हो जाता है
कि ये हमेशा किस किस इमेज पैच पे दे रहा है। तो हमने ये जो मैक्सिमम आउटपुट दिया है उससे हमें पता चल रहा है कि बड़े अच्छे डिटेक्टर बनना शुरू हो गए हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ये फूल डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सो यू गेट द आइडिया कि आपकी दरमियानी लेयर्स क्या सीखने की कोशिश कर रही हैं। और आप ये वाली टेक्निक जब अपना न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क चला रहे हो तो ये यूज़ करके आप दरमियानी लेयर्स को विजुलाइज कर सकते हैं कि यार वो क्या चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स को ये भी कहा जाता है कि ये जो है ना जो ज़्यादा थ्योरेटिशियंस हैं ना, जो थ्योरी पे बिलीव रखते हैं, उनको बाज़ का इतने पसंद नहीं आते क्योंकि उसमें नज़र नहीं आ रहा तो अंदर कर कैसे रहे हैं, लेकिन उनकी आउटपुट ठीक आ रही होती है, ठीक है। तो अभी भी मैंने कई लोगों को जानता हूँ जो आप जिस तरह डिजिटल कंट्रोल्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो आप कंट्रोल्स की दुनिया में भी न्यूरल नेटवर्क एंट्री मारना शुरू हो गए हुए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हैं कि यार इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये ना हो कि किसी टाइम पे वो क्या लेंगे, कंट्रोल्स में ये चीज़ मैटर करती है ना कि अनस्टेबल आप किसी जगह पे हुए तो चीज़ गई, ठीक है। तो वो नॉन लीनियर कंट्रोल, जिस तरह हमने गाड़ी की एग्जांपल देखी थी कि अगर वो टेस्ला की टक्कर एक आध जगह लगी है तो वो कहीं ना कहीं पर न्यूरल नेटवर्क का फेलियर होगा, तो वो इतना उसके हक में नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम गुजरना नहीं है तो वो पता चलेगा कि जो जितनी इंसान ने गलतियां करनी है उससे बहुत कम करता है। तो वो हो सकता है कि मोस्ट लाइकली, मुझे तो फ्यूचर जो है वो ड्राइवरलेस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। 5-10 साल बाद शायद हम लोग प्रॉब्ली ड्राइवरलेस हो चुके हों, ठीक है। 10 नहीं तो 15 हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो सोलर प्लेन जो बनाया था, आई थिंक 1 महीने तक ड्राइवरलेस और फुल पावर पे चल रहे थे, वो भी तो ड्राइवरलेस उड़ रहा है। असल में जहाज़ उड़ाओ तो उधर ट्रैफिक नहीं है ना, लेकिन देखा जाए तो वो गिरा तो नहीं है ना। हाँ 1 महीने तक मुसलसल वो फ्लाइट करता। वो उसके अलावा गाड़ियाँ भी चल रही हैं, यानी जो टेस्ला वगैरह की चल तो रही हैं कि आप जो सेल्फ ड्राइविंग मोड में है। लेकिन ये है कि जो नेचुरल एक तरीका होता है ना सीखने का, अमल होता है एक सीखने का ना, कि हमने एक नेटवर्क ट्रेन किया, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो कहीं कहीं पे बुरा परफॉर्म करेगा, फिर कोई और बंदा आके अपनी रिसर्च पेश करेगा और वो कहेगा कि यार ये देखें इससे ये वाला मसला हल हो जाता है, और वो हल होते जाते हैं, ठीक है। वो गाड़ियाँ खुद बनी भी ऐसे थी, पहले वो एक ही साइज़ के होते थे, फिर उन्होंने देखा यार मोड़ते हैं तो ये बाहर वाली साइड में ज़्यादा लंबा चक्कर काटना होता है, तो दरमियान में उन्होंने वो लगाया कि यार वो दोनों आप डिफरेंट साइड के घूमते हैं ना, तो यानी ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम बने, फिर ABS ब्रेक बनी, बाकी बने। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इस फील्ड में इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रॉब्ली 2018-19 का कोर्स था, तो ये भी 3-4 साल पुराना हो गया, तो इसके आगे की नई चीज़ें आ चुकी होंगी। लेकिन ये वाले जो पेपर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये थोड़े से वो पेपर हैं जो कि बड़े, जिन्होंने थोड़ा अचानक से चेंज लाए, ठीक है। तो हमने वो वाले ज़्यादा पेपर हैं, तो इनकी वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर आपने नया काम करना है ना तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप एक दफ़ा दोबारा लिटरेचर सर्वे करेंगे, अभी लेटेस्ट क्या है, ठीक है। फेस रिकग्निशन पे क्या अभी तक फेसनेट ही चल रहा है या उसके आगे का कोई आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे कौन सा चल रहा है, ठीक है। VGG16 हमने पढ़ा तो उसके आगे के वेरिएंट आ चुके होंगे, ठीक है। तो वो बंदा पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करे तो ये मेरा ख्याल है चलेगा, ठीक है। और ये अगले लेकिन ये जिस स्पीड पे जा रहा है ना उसमें मुझे लगता है कि 5 से 10 साल और लग जाएंगे, ठीक है, जिसके बाद लोग कंफर्टेबल होना शुरू हो चुके होंगे कि यार ये तो ठीक ही काम करता है, ठीक है, ह्यूमन से कम एरर कर रहा है। और वो टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपका न्यूरल नेटवर्क ठीक काम करता हो, आपको उसको एक ख़ास कॉस्ट पॉइंट पर लेकर आना होता है ना, कि अभी अगर ड्राइवरलेस कार वाला फीचर इनेबल करने में आपको लेट से 10 लाख उसकी कॉस्ट आती है तो कम लोग वो बेयर करने को तैयार होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी मास प्रोडक्शन पे चिप्स हो जाती हैं और वो चिप्स पे वो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और आप कहते हैं कि यार ये तो कहते हैं 50,000 में हो जाएगा, बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे। वो कहेंगे यार जहाँ पर मैं इतने लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो 50,000 और सही, ठीक है। और जब उस लेवल पे आ जाएगा तो फिर कुछ अरसे में लोग कहेंगे कि इसको डिफ़ॉल्ट फीचर बना दो, ठीक है। तो आज से 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियों में ABS बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता था। आप जो नई गाड़ियाँ उनमें ज़्यादातर में बाय डिफ़ॉल्ट ABS, एयर बैग्स, ये सारी चीज़ें
हैं, और फिर ऑब्वियसली फिर कानून में भी आप डाल देते हैं कि यार ये सेफ्टी फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर डालें। तो ये मेरा ख्याल है कि वो एक नेचुरल साइकिल है, वो गुजरेगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बट मुझे यही नज़र आ रहा है, यानी जो मेरा कन्वोल्यूशनल नेटवर्क दिमाग में है ना, वो जो फ्यूचर को देख रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि ये कॉमन हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। ओके, सो हमने ये पढ़ा इसलिए था कि वो सीख के आ रही हैं ताकि हम न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो न्यूरल स्टाइल ट्रांसफ़र यानी कि एक टाइप का, दो टाइप के इमेजेस को, एक स्टाइल इमेज और एक एक्चुअल इमेज, और हम इसको इस तरह का स्टाइल दे सकें, उसका कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा। तो उसका कॉस्ट फंक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं कि हम दो कॉस्ट फंक्शन बना दें। एक कहें कि जो ओरिजिनल कंटेंट इमेज है ये, इससे ये कितना मैच करता है, एक ये हम फैक्टर बना दें, और एक हम बना दें कि इस स्टाइल से कितना मैच करता है, ठीक है। तो ये जो जनरेटेड इमेज है जिसको हम जी कह रहे हैं, तो हम तीन नाम देंगे, सी फॉर कंटेंट, एस फॉर स्टाइल, ये ओरिजिनल कंटेंट था जिसको हमने स्टाइलाइज करना था, ये वो स्टाइल था जो हम इस पर अप्लाई करना चाह रहे थे, और ये हमारे पास है जनरेटेड इमेज जी। तो हमने जनरेटेड इमेज जी को देखा कि ये इससे कितना मैच करता है और इससे कितना मैच करता है। जो इससे मैच करता है उसका हमने कह दी जे कंटेंट, और इससे कितना मैच करता है उसको हमने कह दिया ये जो जे स्टाइल, ठीक है, कि स्टाइल से कितना मैच करता है। और हमने दो मजीद हाइपर पैरामीटर्स लगा दिए कि अल्फा टाइम्स दिस प्लस बीटा टाइम्स दिस, जो आप सेम भी करना चाहें तो किया जा सकता था, मगर इस पेपर में उन्होंने ये यूज़ किए हुए हैं जो कि, और ये थोड़ा सा इजी पेपर टू रीड है, तो ये आप ज़रूर पढ़ें, ये आपको समझ भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। सो जब आपने ये वाले कॉस्ट किसी तरह फंक्शन बना दिया, अभी हम कॉस्ट फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अगर लेट से कि ये कॉस्ट फंक्शन आपके पास है, तो तब आप ये कर सकते हैं कि आपने इनिशलाइज किया विद रैंडम वैल्यूज़ एक इमेज को, और फिर आपने ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ट्रेन करते गए। तो हम जो करते थे ना कि ओरिजिनल माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट लेकर आप उसको अप्लाई करते जाए, ठीक है। तो करते जाएंगे, तो ये आपका कंटेंट था, ये स्टाइल था, ये भी पिकासो की एक और पेंटिंग है। तो आपका ओवर टाइम आप ट्रेन करते जाएंगे तो ये स्टाइलाइज हो जाएगा, ठीक है, ओवर डिफरेंट आइट्रेशन। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कॉस्ट फंक्शन बनाए कैसे, ठीक है, कि हम कैसे मैयर करें कि ये कंटेंट से मैच कर रहा है और कैसे मैयर करें कि ये स्टाइल से भी मैच कर रहा है। तो पहले हम आ जाते हैं कंटेंट के कॉस्ट फंक्शन पे, ठीक है। कंटेंट का जो कॉस्ट फंक्शन है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कोई ना दरमियान में एक हिडन लेयर चूज़ कर लें। सो हिडन लेयर, और उस हिडन लेयर पे हम चीज़ों को आपस में मैच करवा दें, ठीक है। तो हमारे पास लेट से ऑलरेडी एक ट्रेंड नेटवर्क है, तो इस पर हम इस इमेज को भी चलाएं, स्टाइल वाले इमेज को भी, कंटेंट वाले इमेज को भी और जनरेटेड इमेज को भी, और देखें कि उस हिडन लेयर के ऊपर चीज़ें मैच कर रही हैं या मैच नहीं कर रही, या किस हद तक मैच कर रही। तो लेट से कि अगर हमने वो लेयर शुरू की ले ली तो वो बिल्कुल वो यानी फिर तो एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश कर रहा होगा। अगर हमने आगे ही कर ली तो वो थोड़े से डीपर फीचर्स को मैच करने की कोशिश कर, तो हमने ये इसको कहीं पे अमूमन हम दरमियान में रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आखिर में हम कुत्ता बिल्ली डिटेक्ट कर रहे थे तो वो इसका मतलब है वो कहीं पे भी कुत्ता बिल्ली आ गए तो वो कहेगा कि ये मैच हो गया, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में करेंगे तो वो एग्जैक्ट उन्हीं प्लेसेस पर चीज़ों को मैच करने की कोशिश करेगा। तो अब ये आपका है कि आप दरमियान में उसको किधर से मैच करवाना चाह रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि मैंने लेयर एल उठाई कोई, ठीक है, तो लेयर एल मैंने ली, तो उसकी जो एक्टिवेशन थी वो मैंने कंटेंट इमेज की भी उठा ली और जनरेटेड इमेज की भी उठा ली, और उनके साथ मैंने क्या किया, उनके साथ मैंने सिंपल वही जो हम पुराना काम करते थे, पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लेकर जो स्क्वायर करके ऐड करते थे, इसको हम कहते हैं L2 नॉर्म टाइप ऑफ चीज़ ले ली इसकी, ठीक है। और वो जो हमने ले लिया वो अब हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया फॉर क्या आपने कंटेंट इमेज और जनरेटेड इमेज को जो करना है। इधर हाफ से हमने डिवाइड कर लिया, मगर क्योंकि हम वो बाद में अल्फा बीटा भी आ रहे हैं तो स्केलिंग है कैसे इतना मैटर नहीं करती। तो कंटेंट का तो सिंपल सा हो गया, ठीक है, फंक्शन कि आपने कोई हिडन लेयर ली और उसके साथ आपने मैच कर लिया। टिपिकली आप दरमियान में कहीं पे रखते हैं ताकि वो दोनों फैक्टर्स आ जाए, ठीक है। स्टाइल का जो है, अब स्टाइल थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टाइल में क्या है कि स्टाइल होता क्या है, पहले तो हमें मतलब एक इमेज में स्टाइल हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो अगेन इसमें भी हम ये कहेंगे कि कोई लेयर दरमियान की लेयर ली, लेकिन अब इधर से हम स्टाइल लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टाइल लर्न करने के लिए ना हम टिपिकली
क्या देखते हैं कि हम पहले देखते हैं कि अब यहाँ पर तो डिफरेंट वेट्स आ रहे हैं, उन वेट्स को तो हम स्टाइल नहीं कह सकते, स्टाइल किसको कहेंगे, पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इस जगह पे डिफरेंट आउटपुट्स आ रही है ना फिल्टर्स की, उनको देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट कर रही है। ठीक है, ये मैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वो लेयर थी और लेट से कि इनको हमने डिफरेंट शेड से जाहिर कर दिया है कि ये पहला फिल्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा एंड चौथा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास जितनी भी डीप बनती थी नंबर ऑफ चैनल्स की, एक हाइट थी, विड्थ थी और नंबर ऑफ चैनल्स होते थे, यही तीन चीज़ें होती थी। तो ये जो चैनल्स बन रहे ना, हर चैनल हमने अलग-अलग कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टाइल इमेज था, ये मेरे पास जनरेटेड इमेज था। ठीक है, तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि जो आपका पहली चीज़ ये है कि स्टाइल कैसे निकालें। तो स्टाइल निकालने के लिए ना हम पहली जो आउटपुट है ना उसको दूसरे के साथ कोरिलेट करना चाहेंगे, फिर उसको तीसरे के साथ कोरिलेट करना चाहेंगे, फिर चौथे के साथ। तो पहली आउटपुट को सारों के साथ कोरिलेट करेंगे, फिर दूसरी को भी सारों के साथ कोरिलेट करेंगे, फिर तीसरी को भी सारों के साथ कोरिलेट करेंगे। तो कोरिलेट करना हमें क्या बताता है? कोरिलेट करना हमें तकरीबन ये चीज़ बताता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, ये मेरे पास लेट से सारे फिल्टर्स थे, तो ये पहला फिल्टर जो था उसकी आउटपुट ये आ रही है, दूसरे वाले की ये आ रही है, तीसरे की ये आ रही है एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोरिलेट करने का मतलब ये है कि क्या जब ये वर्टिकल लाइंस आती हैं तो कलर भी ये आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता। अगर टिपिकली ये दोनों इकट्ठे आ रहे होते हैं तो ये हाईली कोरिलेट करेंगे, अगर ये इकट्ठे नहीं आ रहे होते तो ये नेगेटिव में कोरिलेशन इनकी निकल आएगी कि यार जब ये आ रहा होता है तो ये नहीं आता, जब ये आ रहा होता है तो ये नहीं आता। ठीक है, तो ये हम लर्न करना चाह रहे हैं ना हिडन लेयर के, यार जब ये फिल्टर फायर करता है तो ये वाला फिल्टर करता है कि नहीं करता, जब ये वाला करता है तो दूसरा करता है कि नहीं, और इसको हम एज अ मेजर ऑफ स्टाइल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उस कोरिलेशन को। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है? तो कोरिलेशन क्या है कि इस, अब मैंने ये वाली लेयर ली, इसको उसके साथ वाली लेयर से पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आई उसको मैंने कहा कि ये मेरी कोरिलेशन निकल आई है। ठीक है, फिर इसी को दूसरे के साथ पॉइंट बाय पॉइंट किया एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक मिनट, ये मैं अगर बोर्ड पे कर लूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक फ़िल्टर था जो कि NH/NW/NC था। सो ये मेरे पास पीछे NC आ गए, राइट? और मैं इससे स्टाइल निकालना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने इस तरफ भी 0 से लेकर NC तक चला गया और इस तरफ भी 0 से लेकर NC तक चला गया। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ कोरिलेट किया। कोरिलेट का मतलब क्या है कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, यानी कि ये जो पहला था ना, इसकी पहली को पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को दूसरे से एंड सो ऑन, इन सब को मल्टीप्लाई किया। ये मेरा आई पे लूप चला, फिर मेरा ये वाला इन सब को लेयर्स को ऐड किया, तो एक आई पे चल गया, लेट से एक जे पे चल गया, और इन सब को ऐड करके जो नंबर आया ना वो मैंने इधर पुट कर दिया कि एक दूसरे से कितना कोरिलेट कर रहे थे। फिर मैंने किया इसको इसके अगले वाले से। ठीक है, पहला वाला अपने साथ कोरिलेशन आ गई, दूसरा वाला इसके साथ कोरिलेशन आ गई, तीसरी वाली इसके साथ आ गई एंड सो ऑन। तो ये मैं 0 वाले नंबर वाले को सारों के साथ कोरिलेट किया और मैंने इसको जितने फिल्टर थे ये नंबर आ गए, राइट? फिर मैंने 1 वाले को पकड़ लिया, 1 वाले को 0 वाले के साथ कोरिलेट किया, फिर 1 वाले के साथ किया, तो 2 वाले के साथ किया, ये आ गया। ठीक है, फिर मैंने 2 वाले, तो ये भी 0 से NC तक जा रहे हैं, ये भी 0 से NC तक जा रहे हैं, और ये मुझे बता रहा है कि 0 का 0 के साथ क्या कोरिलेशन आ रही है, 0 के 1 के साथ क्या आ रही है एंड सो ऑन। तो ये जो मेरे पास बनी ना, ये मेरी एक बन गई स्टाइल की मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं कि ये मैच करता है कि नहीं करता, एक दूसरे से कोरिलेशन अच्छी आती है कि नहीं आती, प्लस में आती है, नेगेटिव में आती है। अगर कोई नेगेटिव में आती है तो वो भी मैच करनी चाहिए, प्लस में आती है वो भी मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये अच्छा स्टाइल मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है ना, ये एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश करिए कि ये काम हम इसके लिए भी करेंगे, ये काम हम इसके लिए भी करेंगे। तो 2 हमारे पास जो मैट्रिसेस आएंगी उनको हम आपस में फिर डिफरेंस ले लेंगे। तो अगली स्लाइड बेसिकली इसी को कर रही है। ये जो आई और जे पर लूप लगे हुए हैं ना, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि सारों को पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें और सारों को इस तरफ से भी मल्टीप्लाई करें। तो ये मेरे पास हर एक्टिवेशन आई जे के है, जिसमें आई जो है वो हाइट साइड की चीज़ आ जाती है, जे जो है वो विड्थ साइड की चीज़ आ जाती है, और के जो है वो नंबर ऑफ चैनल पे। लेकिन आपने हर के को नंबर ऑफ चैनल्स में के को के प्राइम के साथ यानी किसी और के साथ
चैनल के साथ कोरिलेट करना है। तो इधर हमने जी ऑफ के प्राइम इस तरह बताई हुई है कि पॉइंट बाय पॉइंट इसके आई जे के को उठाकर आई जे के बाहर, ये जो पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब है कि पहला के का एलिमेंट है जो पिछली साइड पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग था वो के बाहर का, उनको आपस में हमने पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया और फिर हमने सारों को सम कर दिया, यानी पूरी रोज कॉलम्स को सम कर दिया। तो ये मेरे पास एक एंट्री आ जाएगी और ये फिर मैंने के बाय के लेनी है तो मेरे पास पूरी स्टाइल की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। सो एक जो है वो स्टाइल इमेज की जनरेटेड इमेज के साथ आएगी, सॉरी एक स्टाइल इमेज की अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी, एक मेरी जनरेटेड इमेज की अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी उस स्पेसिफिक लेयर पे। ठीक है। ये के बार जो हाँ, ये किस लिए था? ये मैं इधर बताता हूँ आपको। ठीक है। ये जो एक मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है ना, इसमें पहला वाला कोई भी हो सकता था और दूसरा वाला कोई भी हो सकता था ना, तो जो पहला वाला के है और दूसरे वाला के बार है। ठीक है। तो हमने कहा कि आई पे जाओ, जे पे जाओ और ये पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करो तो ये एक निकलेगा। ठीक है। तो के बार जो है वो दो की आपस में कोरिलेशन निकल आई और ऐसी आपने सारों के साथ करनी है, सारों के साथ करनी है। तो फिर ये आपके पास NC बाय NC आपके पास एक स्टाइल मैट्रिक्स बनेगी जी की। ठीक है। जो कि सारे चैनल्स को, जिसमें से पहली बता रही होगी इसका अपने साथ, पहले वाले का जीरो के साथ, दूसरी बता रही होगी जीरो वाले का 1 के साथ कितना स्टाइल मैच कर रहा है, जीरो वाले का 2 के साथ कितना कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है। फिर सेकंड रो पे आ जाएंगे तो ये बताएगा कि 1 वाले का 0 के साथ कितना मैच कर रहा है, 1 वाले का अपने साथ कितना मैच कर रहा है, 1 वाले का अगले वाले के साथ कितना कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है। एंड करते करते आपका ये सारा मैट्रिक्स पॉपुलेट। तो ये जो के और के बार हैं ये है कि पहला और दूसरा कौन सा लेना है। ठीक है। तो ये हर एक क्रॉस को, तो ये एक नहीं बनेगी यानी सारे केस पे बनेगी ये। ठीक है। क्योंकि के जो है वो आपका NC बनता है ना, तो NC बाय NC मैट्रिक्स बनेगी। तो पहली दफ़ा हम इसको 0 0 ले लेंगे, फिर 0 1 ले लेंगे, फिर 0 2 ले लेंगे, 0 3 ले लेंगे एंड अप टू जो भी NC -1। फिर आप उसके बाद दूसरे इस वाले के को चेंज करेंगे। ठीक है। तो 1 0 1 1 एंड फिर 2 0 2 1 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये आपके पास पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये आपकी जो मैट्रिसेस हैं दोनों जब निकल आई तो एक मैट्रिक्स आपकी निकल आई, ये हम एक के ऊपर कर रहे थे। तो ये जो पूरी हमने एक, दिस वाज अ लेयर राइट फ्रॉम आवर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। ठीक है। तो ये हमने स्टाइल इमेज के लिए भी कर लिया ये पूरा काम, फिर ये पूरा काम हमने जनरेटेड इमेज के लिए भी कर लिया जो हमारी आउटपुट हम चाह रहे थे कि जिसमें वो स्टाइल ट्रांसफर हो चुका। ठीक है। तो अब ऐसी हमारे पास दो मैट्रिसेस बन गई। ठीक है। दो मैट्रिसेस जब आपके पास ये बन गई तो इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है। तो वो डिफरेंस क्या लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमने वो लिया हुआ पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लेकर स्क्वायर करके ऐड कर, इसको बाज़ का फ्रोबियस नॉर्म भी कहते हैं। जो जिस तरह L2 नॉर्म होता है अगर वो मैट्रिक्स पे हो रहा हो तो उसको फ्रोबियस नॉर्म कहते हैं। ठीक है। लेकिन उसका मतलब यही है। ठीक है। तो नाम अगर आपको नहीं भी याद होता तो डजेंट मैटर, आप क्या करें पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड। और ऑब्वियसली पेपर में उसके साथ स्केलिंग भी है यूज़ हुई है, लेकिन क्योंकि आप अल्फा और बीटा आगे यूज़ करें तो शायद वो इतनी मैटर नहीं करती। और ये जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं इसको कैपिटल G हमने कहा क्योंकि इसका नाम लीनियर अलजेब्रा में ग्राम मैट्रिक्स यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने G यूज़ किया है, लेकिन ये भी नाम आपको अगर याद नहीं रहता तो डजेंट मैटर, आपको समझ आ गई है कि स्टाइल हमने कैसे निकाला। ठीक है। तो ये अगर हम स्टाइल निकाल लेंगे हर लेयर का तो मतलब किसी एक ख़ास हमने लेयर पे निकाला है। ठीक है। लेकिन हम चाहें तो ये मल्टीपल लेयर्स पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमने स्टाइल निकाला ना पूरा, इसको हम मल्टीपल लेयर्स पे निकाल लें और हर लेयर की अपनी अपनी वेटेज हम खुद सेट कर दें। ठीक है। तो अगर हम शुरू की वेटेज ज़्यादा सेट करेंगे तो कोई और स्टाइल जनरेट हो जाएगा, आगे वालों की करेंगे तो कोई और स्टाइल जनरेट हो जाएगा। तो ये लैम्डास जो हैं ये हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का स्टाइल जनरेट करना चाहें उस किस्म का जनरेट करवा सकते हैं जो कि थोड़ा सा आगे। तो फाइनली हमारे पास जो है ये अब जे स्टाइल भी आ गया, जो कंटेंट था वो हमने पहले ही निकाल लिया था, वो तो सिंपल था कि उस लेयर की एक्टिवेशन का डिफरेंस निकाल लें। स्टाइल के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा था। ठीक। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके कंबाइंड कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे और इस पे ट्रेन जब करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट के ज़रिए वो जो रैंडमली इनिशियलाइज्ड इमेज था वो थोड़ी देर में एक स्टाइलाइज्ड इमेज बन जाएगा। ओके, ठीक हो गया।
चलिए ये हमारा आज जो है ना वो कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स का आखिरी टॉपिक। हमने कितने मेरा ख्याल है किए हैं कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स पे, पाँचवा चल रहा होगा या छठा चल रहा होगा, ठीक है। 5-6 हमने लेक्चर कर लिए हैं। मैं इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चलो बट दिस इज़ अ गुड थिंग जो कि हमने कर ली। आखिरी चीज़ जो मैं कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने अभी तक ज़्यादातर ये कंप्यूटर वीएन के कॉन्टेक्स्ट में देखे हैं, ठीक है, जिसमें इमेजेस इनपुट आ रहे थे जो कि 2D थे मोस्टली, ठीक है। अगर आप चैनल्स डाल लें तो 3D भी बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली 2D प्राइमरली 2D थे। तो यही वाले आइडियाज़ जो है ना ये 1D वाले 2D वाले आइडियाज़ 1D पे भी हम लगा सकते हैं और 3D पे भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी तक हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर टिपिकली हमने कहा था कि यार ये मेरा एक इनपुट इमेज है, लेट्स से ये 14x14 का है और उस पर मैं 5x5 का फ़िल्टर लगाता हूँ। तो अगर मैंने वो सेम कॉन्वोल्यूशन नहीं की, यानी कि पैडिंग नहीं डाली कोई, तो ये मेरा रिज़ल्ट कितने पे आ जाएगा? 14x14 पे अगर 5x5 लगाऊंगा तो अगर मैंने पैडिंग नहीं की, बस इसको यहाँ से यहाँ तक लाया और वो पूरा दरम्यान, कितनी लेयर्स उड़ेंगी? ऊपर से 2, नीचे से 2, साइड से 2 भी इसी तरह, तो टोटल 4, तो कितनी बन जाएगी फिर? 10x10, ठीक है। तो 14x14 जो है वो 10x10 बन जाएगा। तो टिपिकली हम ये कह रहे थे कि अगर मैंने 14x14/3 हुआ, यानी लेट्स से रेड ग्रीन ब्लू भी हुआ, और उसको 5x5/3 से मल्टीप्लाई किया, कन्वॉल्व किया, ये सेम होने चाहिए नंबर ऑफ चैनल्स, क्योंकि डेप्थ हमने कहा था सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास 10x10 आपका एक फ़िल्टर की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके ऐसे 16 फिल्टर्स हैं तो 10x10/16 बन जाएगी। लेट्स से कि हम दोबारा इसको करते हैं, कहते हैं 5x5 से ही, तो अब ये 10x10 किधर तक पहुंच जाएगा? फिर 4 ख़त्म होंगी तो ये 6x6 हो जाएगा। ये वाली जो थर्ड डायमेंशन है, ये हमने कहा था नंबर ऑफ चैनल्स हमेशा सेम होने चाहिए। तो अगर मैंने 5x5 करना है तो इम्प्लिसिट है कि 5x5/16 की बात कर रहा हूँ कि वो पूरा इसके इनपुट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि वो हमने पैडिंग नहीं डाली तो ये 6x6/32 जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कितने हमारे पास फ़िल्टर हम अगली लेयर में चाहते हैं। अगर हम 32 चाहते हैं तो ये 6x6/32। तो इस तरीके से हम इसको चला रहे थे, ठीक है। व्हाट अबाउट के अब मेरे पास जो इनपुट थी वो इमेज ना होता। फॉर एग्जांपल ये जो इनपुट है ये ECG सिग्नल की है, ठीक है, जो हार्ट की हम करवाते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो वो आपको एक प्रोब लगती है, जो आपका हार्ट पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। जो हार्ट जो होता है ना, जो धड़क रहा होता है, वो इसके लिए एक पूरी इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होती है जिसको धड़का रही होती है, ठीक। तो वो जो पेस मेकर लगता है वो इसीलिए लगता होता है कि जब आपका थोड़ी सी वो गड़बड़ करना शुरू हो जाए ना, तो वो उसको आर्टिफिशियली कहता है चले ठीक है, तो वो उसको धड़का देता है और आपको मसला नहीं होता। तो ये आपका वो ECG सिग्नल, क्या इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम बोलते हैं, गैस, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशनल सिग्नल है, ठीक है। तो जो हमने काम 2D में किया है ना, ये 1D में भी हो सकता है। यानी 1D सिग्नल होगा तो इसका मतलब है कि ये बस नंबर आ रही है, एक एरे पड़ी हुई है, ठीक है, 1 डायमेंशनल। इसको किसी फिल्टर से गुजारना है तो वो फिर 1D फिल्टर बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपने सिग्नल सिस्टम या किसी उसमें पढ़े होंगे DSP में फिल्टर, ठीक है। तो वो जिस तरह ये गॉसियन फिल्टर टाइप का है, तो इससे मैं गुजार दूंगा तो ये इसको स्मूथ आउट कर देगा गॉसियन, ठीक। तो ये भी उसी तरह है कि यानी ये अगर 14x14 के बजाय सिर्फ 14 थे और मैं इसको सिर्फ 5 से करूँगा तो 2 इधर से उड़ जाएंगे, 2 उधर से उड़ जाएंगे। अगर मैंने सेम अगर पैडिंग ना की, पैडिंग की हो तो मैं सेम साइज भी रख सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये 10 का आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर मेरे 16 फिल्टर हैं तो मैं इसको कह दूंगा कि ये 10/16 हो गया। और इसको दोबारा मैंने अगर 5/16 से किया, क्योंकि 16 सेम होना चाहिए, डेप्थ हमेशा आखिरी वाला जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए, तभी आप कन्वॉल्व कर सकेंगे। तो फिर 5 में से ये 6 रह जाएंगे, तो वो 6/6/32 बने थे, तो ये सिंपल 6/32 बन गए। ये 32 इसलिए क्योंकि हमने अगर 32 फिल्टर रखने हैं, अगर हम कम या ज़्यादा रखना चाहें तो वो हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अगली लेयर, सेम आइडिया कैन बी यूज्ड ऑन 1D कॉन्वोल्यूशन एज वेल, ठीक है। और इसी तरह आपके पास बाज़ का डाटा 3D होता है, ठीक है। ये आपके कैट स्कैन है, ठीक है, या जिसको CT स्कैन कहते हैं, ठीक है। CT स्कैन में ना आप एक्चुअली डिफरेंट स्लाइसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये डिफरेंट स्लाइसेस हैं और ये स्लाइसेस मिल के ना आपका एक 3D इमेज बना देते हैं,
ठीक है, कि जिसमें आपके पास हाइट और विड्थ भी है और डेप्थ भी है, ठीक है। इनको आप इकट्ठा करके रख देते हैं, इसमें जो अलग-अलग स्लाइसेस है ना वो पिछले वाले सारों को जोड़ के आपने इकट्ठा बना दिया, तो ये आपको 3D में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा आपके पास जो मूवी है अगर, तो उसमें भी आपने 10 फ्रेम इकट्ठे कर दिए, 20 फ्रेम इकट्ठे कर दिए, तो 1 सेकंड का डाटा रखा, 25 फ्रेम कर दिए, 30 फ्रेम कर दिए, तो वो आपके पास एक डेप्थ वाला फैक्टर ला सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो डाटा आपके पास 3D भी हो सकता है और 3D से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर 3D डाटा है तो फिर क्या करेंगे? तो 3D जी नहीं, ये टोर्सो का है। सो 3D कन्वोल्यूशन अगर मैंने करनी हो तो फिर इसका मतलब है कि जो मेरी इनपुट आ रही है वो 3D वॉल्यूम है, यानी कि ये 14 बाय 14 बाय लेट से 14, अभी हमने ये सेम होना ज़रूरी नहीं है कि 14 बाय 14 लेंथ विड्थ हाइट कोई भी हो सकती है। तो अब इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ चैनल्स 1 ही है, क्योंकि हमने अभी वो रेड ग्रीन ब्लू नहीं किया, तो ये मेरे पास एक अब 2D के बजाय 3D काइंड ऑफ इनपुट आ गई है। तो इसको अगर मैंने फिल्टर से गुजारना है तो मुझे फिल्टर भी फिर 3D फिल्टर चाहिए कि 5 बाय 5 बाय 5 बाय 1 करूँगा, जो कि उससे मैच करी है इस वक्त। तो जब मैं इससे गुजारूंगा तो ये अगेन अगर मैंने पैडिंग नहीं की तो ये 10 बाय 10 बाय 10 की आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। और फिर डिपेंड करेगा कि कितने फिल्टर हैं, अगर 16 फिल्टर लगाए हैं तो 10 बाय 10 बाय 10 बाय 16 बन जाएगी आउटपुट, क्योंकि मेरे पास 16 फिल्टर हैं। इससे अगली लेयर पे मैं दोबारा अगर 5 बाय 5 बाय 5 बाय 16 इसलिए क्योंकि ये वाला मैच करना चाहिए, ये अब मेरे पास ये अब 3D फिल्टर है जो कि 5 बाय 5 बाय 5 है, लेकिन उसने डेप्थ भी मैच करनी है नंबर ऑफ चैनल्स की, तो ये एक तरह से 4D बन गया ना। तो उनको आपने पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, उनको पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वैसे 32 फिल्टर हुआ तो 6 बाय 6 बाय 6 बाय 32 बन जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपका 2D में यूज़ हुआ था वो 1D में भी यूज़ हो सकता है, वो 3D में भी यूज़ हो सकता है। और आप इसको फिर कह सकते हैं कि ये कन्वोल्यूशनल नेटवर्क वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 1D जो होता है उसमें अमूमन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो मुझे लगता है कि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने नहीं की, ठीक है। अभी हमारे पीछे 3 क्लासेस रह गई हैं, ठीक है। सो लेट मी सी कि मुझे कुछ कंटेंट नेक्स्ट क्लास में कवर करके अगले 2 में रिवीजन करवाऊँ, या हो सकता है कि मैं 3 में रिवीजन करवाऊँ, ये मैंने अभी तक कहते हैं। हाँ वो तो मैं आज से आपको 2 क्लासेस पहले भी कहता ना कि बाकी में कुछ ना करा कर रिवीजन कराओगे ना, हाँ ठीक है। तो ये तो ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन है, ठीक है। कभी स्टूडेंट से पूछ लें आज क्विज हो जाए, वो कहेंगे नहीं आज ना हो, अगली क्लास में ले लें, या असाइनमेंट को डिले कर दो, जी ज़रूर कर दें, हमें नेकी और पूछे। तो ये ऑलवेज ट्रू वाली है। तो आई गेस के प्रॉब्ली आई वुड एंड दी कोर्स हेयर काइंड ऑफ, के काफ़ी है, हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। मैं कुछ टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे लेकिन हमने उनको टच नहीं किया था, क्योंकि हम थोड़ा सा पुराना वाला कोर्स लेकर चले थे ना, तो वो मैं शायद कुछ कवर करवा दूंगा, लेकिन बाकी शायद हम रिवीजन पे टाइम लगा लेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें देखा जाए तो मिड से पहले ही सारा मतलब कोर्स अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें थी, मिड के बाद तो सारे डब्बे सही है, मतलब थोड़ा देखा जाए ना तो मगर मिड के बाद सारे डब्बे हैं, ठीक है। हमने एक तो कॉन्नेट पढ़े थे, इससे पहले हमने डिसीजन ट्रीज वगैरह पढ़े थे, वो तो वैसे ही थे मिड से पहले टाइप के, है ना। इसमें भी जो इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो कुछ शायद हमने उसी तरह ही पढ़ा था, लेकिन ये है कि उसके बाद अगर हम देखें तो हम डब्बे ही जैसे कि ये कह रहे हैं डब्बे बना रहे हैं, लेकिन हम डब्बों के साथ जो चीज़ चेंज करते हैं ना वो ये चेंज कर देते हैं कि जिस तरह योलो था, ठीक है, तो उसमें हमने एक थोड़ी सी कॉन्टीन्यूस आउटपुट चाहिए कि बाउंडिंग बॉक्स कैसे निकलेगा, ठीक है, एंकर बॉक्स क्या होंगे, ठीक है। तो मज़े की चीज़ ये है कि ये इसमें हैं इसी तरह के सादे सादे कॉन्सेप्ट ही। एंड पर मशीन लर्निंग का जो कोर है ना वो यही है कि आपने एक राइट कॉस्ट फंक्शन निकालना है और आपने प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क या किसी और लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन या किसी ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर मैप कर देना है या डिसीजन ट्री पे, और उसके बाद आपने उसको लर्निंग पे छोड़ देना है और वो इट विल लर्न।
अगर आप उसमें उसकी इंट्यूशन अच्छी बिल्ड कर लेते हैं ना तो वो बेहतरीन काम हो जाएगा। और जो मेरा मकसद था वो यही था, ये जो हमने इसके बाद पढ़ा है कि आप जो कामयाब किस्म के नेटवर्क गुजरे हैं ना उनका हमें एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया कि हमने जब ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन करनी थी तो हमने जो जॉन लेकॉम वाला नेट था उसके आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर अपना बनाया और उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की। फॉर एग्जांपल हमने एवरेज पुलिंग के बजाय मैक्स पुलिंग कर ली क्योंकि नई वो हो रही थी, रेक्टिफाइड लीनियर यूज़ कर लिया सिग्मॉइड के बजाय, ठीक है, जो कि नए में ये यूज़ हो रहा था। तो जो नई चीज़ें आ गई थी वो पुराने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ही इनकॉर्पोरेट करके और उसके बाद कमेटी ऑफ नेटवर्क्स बना दी और मतलब उस किस्म के काम कर लिए। इसी तरह आप अगर फेस रिकग्निशन पे काम करना चाहेंगे तो आप प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट विद फेस नेट और एनी अदर नेटवर्क जो कि बाद में बने, ठीक है, और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इनका मकसद यही है कि आपको वो स्टार्टिंग पॉइंटर आपके जहन में हो, ठीक है। एक आपको आर्किटेक्चर में ना मैं आपसे पूछ के ऐसी चीज़ें लाऊंगा, आपको उनका क्रक्स यानी समझ आया होना चाहिए कि हमने उसको कॉस्ट फंक्शन में कैसे ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो मैं उसके मुतालिक शायद बाद वाले ये जो एग्जाम्पल ज़्यादा पढ़ी हैं इनमें से हमारे पास मैं आपसे एग्जैक्टली ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको याद हो उनके स्ट्रक्चर्स कि भाई कितने बाय कितने का था, और समझ रहे हो कि ये वाली नंबर्स मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त कि आपको एग्जैक्टली ये पता हो। मुझे ये है कि अगर किसी ने कोई नई चीज़ ब्रिंग की थी तो वो क्या थी, ठीक है। जिस तरह योलो जो था वो एग्जैक्टली उसमें क्या किस चीज़ को सॉल्व कर रहा था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कन्वोल्यूशनली कैसे वो स्लाइडिंग विंडो हो रही है, ये आपको शायद उसमें से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई जो नई चीज़ ब्रिंग हो रही है वो आपको अच्छी तरह समझ आई होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, ठीक है, मेरा ख्याल है आज हम थोड़ा सा जल्दी फारिग हो गए हैं, रुकते हैं और ये फिर उधार रहे 10 मिनट जो आज के होंगे।